9th और 10th दोनों का सम्मिलित विषय है संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान। बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, कंठ से, होठ से, तालु से, मूर्धा से या नाक से। इन सारे उच्चारण स्थानों के बारे में हम जानेंगे। यह टॉपिक जो हिंदी ग्रामर में भी और संस्कृत ग्रामर में भी पढ़ा जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर दोनों में पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा होता है उन्हीं के में संस्कृत और हिंदी ग्रामर में आपका ये 2 नंबर या 2 नंबर से अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान या बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ पर किसके द्वारा होता है, तो इनके बारे में जानेंगे। तो इनके जानने के लिए एक सूत्र होता है जिसे महेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वर सूत्र के माध्यम से हम बहुत सारे वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। तो चलते हैं आज इस टॉपिक पर। तो सबसे पहला सूत्र होता है अकु विसर्जनाम कंठ। पहला इसमें है अकु विसर्जनी या नाम कंठ। अकु विसर्जनाम कंठ ये हमारा टॉपिक है। विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अकु विसर्जनाम कंठ। अकु विसर्जनाम कंठ का मतलब हुआ आ, ये आ कौमा आकरा। कु, कु का मतलब होता है कवर्ग। कु का मतलब कवर्ग। हा, हा का मतलब हो गया हा। विसर्ज यानी तथा विसर्ज यानी विसर्ग। वर्णों का उच्चारण स्थान। स्थान कंठ होता है। कंठ होता है। अतः इसे कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण कहते हैं। यथा में देखेंगे, यथा में हो गया आ आगरा, ये आ हो गया, आकरा हो गया। कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ, 4 लेटर यानी क खा गा घा। उसके बाद आता है हा, ये हा का। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग इस सारे का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी ये का बोले, खा बोले, गा बोले, घा बोले, हा बोले, यानी ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा होता है। इसलिए इसे हम कंठ वर्ण भी कहते हैं या कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण को कंठ वर्ण कहा जाता है। दूसरा टॉपिक हमारा है इसमें अकु विसर्जनाम के बाद ईचु यसानम तालु। ईचु यसानम तालु। ई का मतलब दोनों ई, हर्षिकारी दीर्घिकारी। चू, चू का मतलब होता है चवर्ग। चू का मतलब चवर्ग। या हो गया तालव्य। तालव्य का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान तालु है। तालु है। अतः इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण कहते हैं। यथा में देखेंगे ई हर्षिकारी
दीर्घिकारी चवर्ग, चवर्ग का मतलब होता है चा, छा, जा, झा। या है, या देंगे, तालव्य है, तालव्य देंगे। ये आपका उच्चारण स्थान तालु है, यानी इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। इन लोगों का उच्चारण स्थान तालु के द्वारा यानी तालव्य वर्ण कहा जाता है। तीसरा आपका ऋतु रसानम मूर्धा। तीसरा टॉपिक आपका ओपू पद्मानी मोस्टो यत ऋतु रसानम। ऋतु रसानम मुद्रा। री, री का मतलब होता है हर्षिका री, दीर्घ का री। टू, टू का मतलब होता है टवर्ग, टवर्ग रा, मूर्धनि सा, का उच्चारण स्थान मुद्रा है, अतः इसे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। यथा में री हर्षिकार, दीर्घिकार री। टवर्ग, टवर्ग का मतलब होता है टा, ठा, डा, ढा, रा, मूर्धनि सा। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान मुद्रा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। ये अकु विसर्जनम कंठा, जिसमें आ, आकरा, का, खा, गा, घा, हा का उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु यसानम तालु, ईचु हर्षिकार ई, दीर्घिकार ई हो गया चू, चू का मतलब चवर। या का मतलब या, तालव्य सा, यानी हर्षिकारी, दीर्घिकारी, चा, छा, जा, झा, या, तालव्य सा का उच्चारण स्थान तालु है। मुद्रा, ऋतु रसाना मुद्रा, हर्षिकारी, दीर्घिकारी, टा, ठा, डा, ढा, रा, मूर्धनि सा। ये उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। हमारा चौथा पॉइंट लीतु रसाना मुद्रा, लसाना लीतु रसानम दंता। लीतु रसानम दंता, इसका हो गया लिरी, हर्षिकार लिरी, दीर्घिकार लिरी। तू, तू का मतलब हो गया तवर्ग, ला, ला हो गया सा, दंती सा का उच्चारण स्थान दंत है, अतः इसे दंतय वर्ण कहते हैं। यथा लिरी, दीर्घिकार लिरी। तवर्ग, तवर्ग का मतलब होता है ता, था, डा, धा, ला, ला और ये हो गया सा। लीतु रसानम दंता,
यानी लिरी, हर्षिका, दीर्घिका लिरी, टा, था, दा, धा, ला और दंती सा। इन सारे वर्णों का उच्चारण दांत से होते हैं, इसलिए इन्हें दंते वर्ण कहते हैं। इन्हें दंते वर्ण कहा जाता है। पांचवा टॉपिक, उपपदमानीय ओष्ठ। उपु पद मानिया नाम औष्ठो। उपपदमानीय नाम औष्ठो। उ का मतलब होता है हर्षुकारु, दीर्घुकारु। पु का मतलब होता है पवर्ग। पदमानीय, पद मानीय का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। अतः इसे ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। यथा हर्षुकारु, दीर्घुकारु। पवर का मतलब होता पा, फा, वा, भा। और ये उपपदमानीय का ये इस तरह का चिन्ह होता है, जो हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। तो ये इनका उच्चारण स्थान ओठ के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। उपपदमानीय ओष्ठो। उसके बाद अगला टॉपिक है अम्नाना नाम नासिका चा। अम्नाना नाम नासिका चा। तो ये हो गया मा, अड़ा, ना, नाम, नासिका, चा। तो अम्नाना नाम नासिका चा यानी इया, मा, अड़ा, टवर्गी ना और ना का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका यानी नाक, नाक है। सातवां टॉपिक, यानी ये जितने भी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का पांचवा लेटर, यानी इया, मा, अड़ा, ना, तवर्गी ना और ये ना का उच्चारण स्थान नाक के द्वारा होता है, अतः इसे नासिका वर्ण कहा जाता है। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। एक तथा ऐ का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तालु है। अतः इसे कंठ तालु कहते हैं। आठवां टॉपिक ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अतः इसे कंठोष्ठम
वर्ण कहते हैं। आज का अंतिम टॉपिक वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। वा का उच्चारण स्थान दंत तथा ओष्ठ, अतः इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ये हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान है। ये इतने प्रकार के सूत्र हैं जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वर्णों का उच्चारण स्थान हम जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लीतु रसानम दंता, ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान दंत के द्वारा यानी दांत के द्वारा होता, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और इन सारे वर्णों यानी सारे पांचों जो वर्ण है उनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, इसलिए नासिका वर्ण कहते हैं। और ये ए दे तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए कंठ तालु वर्ण कहलाते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठम वर्ण करते हैं। और वा का उच्चारण स्थान जो दंत और ओष्ठ है, इसे दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। और ये आप लोगों के लिए टॉपिक जो वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आप भली भांति समझ चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप बनाएंगे और मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सफल पाएंगे। आज का होमवर्क हमारा रहा विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान लिखें। फर्स्ट ग सा हा या रा मा ना औ पा ला चा दा वा धा झा। तो आज का हमारा होमवर्क इतना ही रहा। आप इन्हें बनाएंगे और अगले जब भी करें कि संस्कृत की क्लास या टॉपिक का अगले बार होंगे तो इन्हें हम होमवर्क को पहले मिलाएंगे, उसके बाद अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे।